Hello everyone, how are you all? Welcome to class 11th BST. We were doing unit 2 of business studies class 11th, and that is the forms of business organizations, and we were doing the cooperative societies. We have done the meaning, features, merits and limitations of cooperative societies. Only the types of cooperative societies are left. And in this video we are going to learn about the types of cooperative societies. There are 6 types of cooperative societies: consumers cooperative societies, producers cooperative societies, marketing cooperative societies, farmers cooperative societies, credit cooperative societies and cooperative हाउसिंग सोसाइटीज़. देखिए, ये जितनी भी सोसाइटीज़ है ना, बहुत इजी है कि जितने जो भी इनका नाम है ना, वो उस नाम को प्रोटेक्ट करता है. नाम को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगी, यानी कंज्यूमर्स के लिए काम करेगी जो कि इस सोसाइटी के मेंबर्स होंगे. ठीक है, एज अ कंज्यूमर्स. ऐसे ही सिमिलरली प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोड्यूसर्स के को प्रोटेक्ट करेगी, प्रोड्यूसर्स के लिए काम करेगी. राइट. तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट वन इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. इट इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. देखिए, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस लिए बनाई गई है? वो बनाई गई है ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. अब कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी सोसाइटी में. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बंदे ने, जिस भी पर्सन ने एज अ मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को रजिस्टर कराया है, ठीक है, वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गया. अब मान लो इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर सपोज करके चलो 20 मेंबर्स हैं, तो उन 20 मेंबर्स को एज अ कंज्यूमर्स प्रोटेक्ट किया जाएगा इस सोसाइटी के अंदर. कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? कि ये क्या करता है, जो मिडिल मैन है ना, उनको एलिमिनेट कर देता है. मिडिल मैन कैसे? अब देखिए, होता क्या है, हमारी साइकिल क्या होती है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट किसके पास जाता है? होलसेलर के पास. होलसेलर से वो प्रोडक्ट किसके पास जाता है? रिटेलर के पास. और फिर रिटेलर से वो प्रोडक्ट किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा. तो देखिए कितना लंबा साइकिल हो गया ना, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर. तो अब इसमें वो सब अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली वो बियर किसे करना पड़ेगा? चार्ज तो अल्टीमेटली वो किससे करेंगे? कंज्यूमर से ही करेंगे ना. तो कंज्यूमर को वो क्या मिला? हाई प्राइस पे मिला. तो कुछ लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना ली. अब ये लोग क्या करते हैं? मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करके और प्रोड्यूसर्स के साथ ये डायरेक्ट लिंक रख लेते हैं. ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ ये डायरेक्ट लिंक रख लेते हैं. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? उन प्रोड्यूसर से जो इनका डेली कंजम्पशन गुड्स का कोई भी प्रोडक्ट होते हैं डेली कंजम्पशन के, उनको परचेज़ करता है प्रोड्यूसर या होलसेलर से डायरेक्टली. और अब एक साथ मिलकर के ये परचेज़ कर रहे हैं, तो लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं ना. तो लार्ज क्वांटिटी में अगर परचेज़ करेंगे, बल्क में आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो वो आपको कम प्राइस पे मिलता है, थोड़ा सा चीपर मिल जाता है. तो वही चीज़ हुई कि इन्होंने किससे ख़रीदा? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, और फिर उनको अपने मेंबर्स को बेच देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रीज़नेबल प्राइसेस में. क्लियर हुआ? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट लिंक रखती है प्रोड्यूसर्स के साथ या होलसेलर्स के साथ. ठीक है, और फिर अपने मेंबर्स में वो लोग सेल कर देते हैं रीज़नेबल प्राइस पे, क्योंकि बल्क में ख़रीदोगे एक साथ मिल करके तो वो ऑब्वियसली आपको कम प्राइस का पड़ जाएगा. ठीक है, और मिडिल मैन भी हटा दिए तो उनके प्रॉफिट मार्जिन से भी आप बच जाओगे, वो भी आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा. राइट. सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. देखिए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अब ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? ऑब्वियसली इट इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स. जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, देखो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि ईज़िली अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह को कलेक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, ईज़िली इनपुट्स को परचेज़ नहीं कर पाता है जो जिसकी उसको ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो और उनको मार्केटिंग करने भी उसमें भी उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम आती है. तो ये सोसाइटीज़ हेल्प करती है रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह ख़रीदने में, क्योंकि ये उनको
सारे के सारे प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिल गए, और मिलकर देखो वही वाली बात है, अगर आप मिल जाओगे ना एक साथ में, यूनिटी बन जाएगी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्मॉल प्रोड्यूसर सारे एक साथ मिल गए, ये इस चीज़ की ज़रूरत है, सबने देखा और इकट्ठे उन्होंने कोई भी सामान लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद लिया और फिर आपस में बांट लिया, तो वो क्या हो गया, फिर रीजनेबल रेट पे पड़ जाएगा ना उनको। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, ताकि उनको इनपुट्स हम सप्लाई कर सकें और वो इजीली अपने प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल आउट कर सकें, रीजनेबल प्राइसेस पे वो उनको इनपुट्स मिल सके, राइट। थर्ड वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग रिसर्च एट्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे, अब देखो एक जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें वेयर हाउस गोडाउंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, पैकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ग्रेडिंग जो क्वालिटी को ग्रेड देते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट रिसर्च भी हमें करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो अब क्या होगा कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब सारे जिन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कर रखा होगा वो लेकर के एक साथ पूल टुगेदर मीन्स एक साथ लेकर के आएंगे, और सोसाइटी उसको एक अच्छे प्राइस पे मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को निकाल देगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, क्योंकि एक एक बंदा अभी करता। अब क्या हुआ, सारे एक साथ मिल गए, सबका एक साथ ट्रांसपोर्ट हो गया सामान, एक साथ पैकिंग हो गई सबकी, एक साथ सबका मार्केटिंग रिसर्च हो गया, तो कॉस्ट अल्टीमेटली क्या हो गई, कम पड़ेगी ना उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड collectively. Such societies provide better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crops. देखिए क्या कहा है इसने कहा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और मिल जाने के बाद वो अपने अपने रिसोर्स ले आते हैं और लैंड को एक साथ कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये जो आपकी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो भी मशीनरी है या अदर मॉडर्न टेक्निक है वो प्रोवाइड करता है। अब देखो, अब इतनी फार्मिंग की आप देखो कितनी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब कोई एक फार्मर अगर स्मॉल फार्मर है तो वो तो एक बारी में एक फार्मर अपने लिए तो मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे फार्मर्स एक साथ मिल जाएंगे तो एक साथ मिल करके वो क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को परचेज कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ वो कर सकते हैं। जब वो एक साथ मिल जाएंगे तो मिल करके अपना फंड इकट्ठा करके, अपने रिसोर्सेज पुल आउट करके और फिर उनका उसको यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने में। अब इसका एम क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट मिलेगा कि आप एक साथ बड़े लेवल पर फिर फार्मिंग कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न टेक्निक्स आप यूज़ कर पा रहे हैं। फिफ्थ वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है। तो अब नाम से पता चला कि इस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होंगे उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलेंगे मतलब उनको लोन्स मिल पाएंगे, वो उनको लोन्स मिलेंगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब ये क्यों उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, क्योंकि पहले मनी लेंडर से जब वो लोन ले रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि मनी लेंडर्स उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बट अब उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इजी टर्म्स पर लोन मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन्स प्रोवाइड करती है इजी टर्म्स पर, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एंड to protect the members from the exploitation of the money lenders. Next one is cooperative housing society. अब देखो जो cooperative housing societies हैं ये members को help करती है to construct the houses बनाने में help करती है, या फिर उनके लिए flats बनाने में, ठीक है, या फिर reasonable rates पर क्या दे देती है, उनको plots दे देती हैं, ठीक है। और
उनको इवन ये भी कह सकते हैं कि आप हाउसेस के लिए लोन ले लो और आप जो है पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, हाउस परचेज करके, हाउस कंस्ट्रक्ट करवा के, ठीक है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किस लिए काम करती है? मेंबर्स को इन कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस और प्रोवाइडिंग द plots or helps in constructing the flats and moreover, ठीक है। So these were the 6 cooperative societies, the types of cooperative societies we have done with the cooperative societies, ठीक है, one other form of the business organizations. And in the next video we are going to learn about the company, that is also the another form of business organizations. I hope the cooperative societies is clear to you, and still if you are having doubt, if you are having any query, then you can contact me. Thank you so much.